देखो, ये मैच स्टिक वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अलग अलग मैच स्टिक्स रखकर ये कुछ डायग्राम्स बनाए गए हैं। हर लाइन एक मैच स्टिक रिप्रेजेंट कर रही है। टोटल काउंट करें तो जो पहला वाला डायग्राम है उसमें कितनी मैच स्टिक्स है? 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस वाले को काउंट करें तो एक, हाँ, तो 19। इस वाले को काउंट करोगे, हाँ भाई, कोई एपी बन रही है क्या? 12 से 19 के बीच में गैप कितने का है? 7 का। 19 से 26 के बीच में गैप कितने का है? तो एपी बन तो रही है। तो एपी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट फिगर, सेकंड, थर्ड। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। बोला है कोई तो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स used in the figure. Also write the nth term of this AP. बोला है write the AP for the number of triangles used in the figure. कितने ट्राइंगल यूज हुए इसमें ये बताइए। 4। पहले बार देखो, वैसे ये तो हमने मैथ स्टिक्स का लिखा है, ठीक है। तो मैथ स्टिक के बारे में अभी कोई बात नहीं हो रही है इसके अंदर। ट्राइंगल्स के बारे में देख सकते हैं। पहले वाले में कितने ट्राइंगल्स है? 4। दूसरे वाले में कितने हैं? 6। उसके बाद वाले में 8। तो ये भी एक एपी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बोला है राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए क्या लिखनी है? एपी। तो आप ये एपी लिखिए हमने। तो आपकी एपी जो हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे कितने हैं पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट डॉट्स लगाए हैं, तो ये फिगर आगे भी है। अच्छा जी, ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। इसी एपी का टर्म। पीछे बढ़ जाओ, कॉर्नर में जाके जाओ, जाओ जाओ जाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पहले शांत करवाऊं फिर मैं फोकस करवाऊं पढ़ाई पे। शेर ले लीजिए वहां से, उधर बढ़िए प्रॉब्लम। अब आपको इसी तरीके से मतलब आपसे पूछा है कि nth टर्म कौन सा हो। कॉर्नर में बोला है मैंने, चलो जाओ कॉर्नर में बैठो। nth टर्म मतलब इसका nth टर्म पूछा है। एन। इसका nth टर्म मतलब anth टर्म पूछा है इसका। anth का टर्म मैंने बताया था किस तरीके से बनाते हैं। an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू में, और इसमें a और d में क्या कर देते हैं? वैल्यू डाल देते हैं, आंसर n में आ जाता है। nth टर्म ही तो निकालनी है। तो a बता दीजिए कितना है? 4। d कितना है? 2। वैल्यूज लगा दो। तो an तो हम निकाल ही रहे हैं, a की जगह 4 प्लस n माइनस वन, डी की जगह 2। तो यहाँ पे 4 प्लस 2n-2, 4 माइनस 2, 2, 2 प्लस 2n। ये जो 2 प्लस 2n आया ये क्या है? ये nth का, यही निकालना था। ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का है, मैथ स्टिक का नहीं। आगे देखिए क्या पूछा उन्होंने, दो पार्ट में है। हाँ जी, हाँ तो nth टर्म ही तो पूछा। 8th टर्म पूछता, 16th टर्म पूछता तो n की जगह भी वैल्यू डल जाती। अब पूछिए nth टर्म रहा है तो आंसर n में ही तो आएगा जो पूछता हो। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 16वीं टर्म बताओ, तो n की जगह क्या रखोगे? 16। अब मैं आपसे पूछूं नहीं nth टर्म बताओ, तो n की जगह क्या रखोगे? n ही चलाओगे, तो आंसर भी किसमें आएगा? n। ठीक है। अब मैं सम पूछूं आपसे nth टर्म का, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? n में ही तो आएगा। Sn का फॉर्मूला लगेगा और n में आएगा आंसर, क्योंकि मैंने सम पूछा है आपसे nth टर्म का। ठीक है। और अगर मैं पूछूं नहीं 9 टर्म का सम बता दीजिए, तो n की जगह आप क्या चलाएंगे? 9। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। विच फिगर हैज 61 मैथ स्टिक। अब मतलब वो दो तरीके की एपी चलवा रहा है, एक तो मैथ स्टिक वाली चलवा रहा है और एक ट्राइंगल वाली चलवा। अब आपसे उसने ट्राइंगल का तो पूछ लिया, अब किसका पूछ रहा है वो? अब ये पूछ रहा है अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा तो कौन से वाले फिगर में 61 मैथ स्टिक्स आएंगी? कट लेंगे तो अब आप बताइए यहाँ पे जो 61 है ये क्या है? ये an की वैल्यू है। और मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे? मैं आपसे nth पूछ रहा हूं। मैं आपसे इसका रैंक पूछ रहा हूँ। रैंक पूछ रहा हूँ मैं 61। रैंक कैसे निकालते हैं?
जनरल टर्म फॉर्मूला जनरल टर्म के फॉर्मूले से जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d ए एन की जगह रखेंगे 61 61, ए की जगह 12 12, नहीं मैथ ट्राइंगल वाला नहीं है, मैथ स्टिक वाला। तो 12 प्लस एन हमें निकालना ही है। अच्छा 7 आएगा इसका आंसर। ओके डी कितना है भाई? अच्छा D7। तो यहाँ पर आप 12 को इधर भेज रहे हैं तो 61 माइनस 12 इक्वल टू में यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय में 7। देखो हम भी जानते हैं कि n जो है वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो मतलब ये 7 पक्का का यहाँ काटेगा कुछ ना कुछ। आइए पहले इसको माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 49, तो n माइनस 1 और यहाँ पे 7 से काट लेंगे आप, इस माइनस 1 को यहाँ ले आएंगे तो 7 प्लस 1, तो n इक्वल टू में कितना रहेगा? 8 टर्म पे आएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करने में फायदा नहीं था हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब आपने से समझा कि जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का एपी चलेगा, कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 2 एपी भी चलते हैं। जैसे इसमें चला, इसने नंबर ऑफ ट्राइंगल का अलग एपी बनाया है और मैथ स्टिक्स का अलग है, तो उस हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछा। एक एपी नहीं एक से नहीं होगा ना। बोलो भाई किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ठीक है, इसके बाद बताइए और कोई डाउट हो। 24 वाला पार्ट है। 28 का देखो, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का अपना एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट मल्टीप्लाइड बाय में टाइम अपॉन में 100। एक तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। एक इतना ध्यान रखिए कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इन दो बातों को ध्यान रखना है आप। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। ये सैंपल पेपर का है, सैंपल पेपर कौन सा सैंपल पेपर है ये? 5 तो सम ऑफ 1000 इन्वेस्टेड फॉर 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 2 3 ईयर। बोला 1 2 3 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर करके दिखाइए इन सबका। तो फॉर्मूले में लगा देना आपको। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 8, टाइम कितना है 1 अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 80। प्रिंसिपल वो रहे जितना रुपया देंगे। प्रिंसिपल वो होता है जितना रुपया आप दे रहे हैं, इंटरेस्ट वो होता है ब्याज, और अमाउंट वो होती है जो आपको लास्ट में मिलेगा। तो मतलब ब्याज प्लस मूल जो होता है, जो मतलब जितना पैसा दिया प्लस ब्याज मिलकर आपको लास्ट में हिसाब होता है अमाउंट पर। तो जो पहला साल है उसके लिए उन्होंने शायद 80 रुपये दिए, दूसरे साल के लिए 80 मतलब और मिल जाएंगे, तो आपके पास 160 हो जाएगा। फिर दोबारा से आपके पास 200 240, ठीक ऐसे चलता रहा, ठीक है। और डज द सीक्वेंस ऑफ द इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? बताइए आप, एपी बन रहा है? कौन सा? बिल्कुल। और बताइए एमटीजे में कोई 70 तक कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 कौन? 34, अच्छा 34 एपी का, सॉरी। देखिए इफ द सम ऑफ certain numbers of terms of an AP 25 22 19 dash 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 is 116, find the last term। क्यों एपी गिर रहा है इसलिए? ये 116 क्या है? सम। गुड। तो ये माइनस का क्यों आएगा? तो आपको क्या पता कि माइनस का आएगा? मैं पूछ रहा हूँ जस्ट ऐसे, कैसे अंदाजा लगा रहा है आप? एक और बताओ, एक और मतलब 25 है 22 है 3 से घटा
3 से कट गया, 3 से और घटा दो, इनका सम करना और कह दो माइनस का आएगा। भाई एपी गिर रही है, माइनस का सम आ भी सकता है अगर नेगेटिव वैल्यूज को इन्वॉल्व कर रहे हो तो, है ना भाई। मान लो मैं नेगेटिव वैल्यू तक जाने ही नहीं दे रहा, मैं पॉजिटिव वैल्यू का ही प्लस कर रहा हूं, भाई कहां रुकेगी पता थोड़ी है, वही चीज तो बतानी है कि कितना रोकूं कि सम कितना आ जाए। 116 है। यही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ना। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ एन एपी इज, एक और भी है, ठीक है। इफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 116, देन फाइंड द लास्ट टर्म। आपको आखिरी वाली टर्म बतानी है, आखिरी वाली टर्म बताएंगे हम, लेकिन पहले ये तो पता लगा लें कि 116 सम लाने के लिए कितनी टर्म चाहिए होंगी, सही है ना। फिर जितनी चाहिए होंगी उसके लास्ट वाले का क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, लास्ट वाली वैल्यू तो पूछिए कर देंगे। तो शुरुआत करें। अच्छा एपी देने से क्या क्या चीजें पता चल जाती है, एक तो एक डी, डी कैसा होगा, -3 नेगेटिव होगा, एपी गिर रही है, बिल्कुल सही बात। अच्छा एसएन तो दिया हुआ है ना, 116 है। अब आपने इतने सारे क्वेश्चन करे, बताइए कैसे करें। एसएन का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय में, ठीक है। एसएन की जगह क्या लिखूं मैं, 116 n/2, 2 इंटू में 25 प्लस n-1 और डी की जगह, तो यहाँ पे 2 से आप उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 232। यहाँ पर n है ही, यहाँ पे 50 माइनस का 3n प्लस का 3, और यहाँ पर हो जाएगा 232 इक्वल टू में n, और यहाँ पर 53 माइनस, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे आप तो बिल्कुल यहाँ पे 232 आएगा, यहाँ पे 53n माइनस 3n स्क्वायर, चीजों को सब कुछ एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं हम, माइनस का 53n और प्लस का 232 इक्वल टू 0 मिडल पर 0। भाई थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है नंबर, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, 3 तो है ही। 232 को और प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, 2 से काट रहे हैं 116, फिर 2 से काटोगे 5 2 10 और 8 बार पे, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल से 29, और 29 फिर 29 से कट, तो 2 नंबर है, बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला भी माइनस का, सही ना, साइन सेम है। अब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, जो भी आएगा माइनस माइनस प्लस करके कितना आना चाहिए 53, 53 आना चाहिए प्लस करके, मतलब कोई भी नंबर 53 से बड़ा नहीं होगा। आइए अब वो और लिख लेते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 29 नंबर बनाते हैं, तो 29 तो एक खुद ही बड़ा नंबर है, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 हाँ भाई कुछ प्लस करके आ रहा है कुछ 53, हाँ सही है। तो आप लिखोगे 29 और नंबरों को उधर कर देंगे तो 3n स्क्वायर माइनस, मैं देखो जो बच्चा ही कर लेता है ना, यकीन मानो चैप्टर नंबर 4 उसका स्ट्रांग होता है यार अपने आप ही, क्वार्टिक है उसमें भी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। बोलिए यहाँ पे 24 को आगे लिख सकते हैं, -24 भाई, नहीं नहीं, बड़े वाले को आगे रखते हैं, छोटे वाले को पीछे रखते हैं, वो फिर गलत होगा। कैसे गलत ऐसे होगा, कभी कभी क्या होगा ना, अभी तो साइन सेम है तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही, माइनस प्लस कॉमन सी, लेकिन अगर मान लो एक प्लस का होता है एक, तो बड़े वाले के आगे प्लस का आना चाहिए साइन, तुम 24 के आगे प्लस का साइन लगा दोगे और 29 के आगे माइनस कर लो तो गलत आएगा, क्योंकि बीच वाला मैच नहीं करेगा। होती नहीं, सिर्फ डिजिट लाल तो आगे पीछे लिख सकते हैं। भाई फिलहाल मत बनाइए, तो गलती करने के चांसेस मत बढ़ाइए, गलती करने के चांसेस मत बढ़ाइए प्लीज, उस रास्ते में मत जाइए जहां गलती हो सकती है, ठीक है, नो एक्सपेरिमेंट। 29 होगा, यहाँ पर 24 होगा, बड़े वाले को आगे लिखते हैं छोटे वाले को पीछे लिखते हैं, ये रूल है, इसको ऐसे ही रखो, कोई चेंज नहीं, बाद में कर लेना 10वीं के बाद। तो यहाँ पे 29n माइनस 24n प्लस का 232 इक्वल टू, 0। इन दोनों में कॉमन तो हम n निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 3n माइनस 29, इन दोनों में अब देखो 24 है, मुझे 3n चाहिए, क्या कॉमन निकालूं, माइनस का 8, तो कितना बचेगा 3n माइनस इक्वल टू
0, तो आपके पास मेरे ख्याल से n इक्वल टू 8 आएगा। तो 3n माइनस 29 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू में आ गया 8। दूसरे वाले को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। n इक्वल टू में आएगा 29 अपॉन में 3, डायरेक्ट लिख दे तो भी कोई इशू नहीं है। अब n 8 आ गया, इसका मतलब क्या है, 8 टर्मों का प्लस करो तो 116 आएगा। अब 8 टर्म से और आगे बढ़ोगे तो 116 से और आगे भी आएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब टर्में कैसी होने लगेंगी, नेगेटिव होने लगेगी, तो कटने लगेंगे। फिर कटते 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 वो 0 भी आएगा, और फिर और आगे बढ़ाओगे तो और नेगेटिव में ले जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जितना आप चीजों को पॉजिटिव में ले जा रहे हैं, फिर जब आप माइनस में जाएंगे चीजें तो वो कैंसिल होने लगेगा, ठीक है। बट एन की वैल्यू 8 है यहाँ पर, तो अब मुझे क्या निकालना है, बस खाली A8 लास्ट, ठीक है। तो A8 का क्या होता है, A प्लस 7D। A की वैल्यू कितनी है, मेरे ख्याल से 25 प्लस 7, और D की वैल्यू माइनस 3, 25 और माइनस का 21, तो यहाँ पर 4। तो भी देख लो, पॉजिटिव टर्म होगा प्लस होगा, इसलिए वो नेगेटिव नहीं आया। 4 तक हो गए। 4 तक आएंगे, मतलब गिरते 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 4 तक गिर जाएगा, 3 3 कम करते करते। और बताइए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी फिनिश करिए उन 15 को, मैंने तो आपको एक एक्स्ट्रा वर्क भी दिया हुआ है। केयरलेस हो रहे हो ना, लूज पड़ रहे हो मामले में। वो जोश वो मतलब खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है, इट्स डन। और फिर वही वाली बात है कि फिर जब आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर नहीं होगा आपके पास टाइम, क्योंकि फिर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा बहाना होगा। ए पी टर्म कितना है आपके पास, 3p माइनस 1 अपॉन में 6। देन सम ऑफ एन टर्म्स पूछा आपसे, एस एन पूछा है, सम ऑफ एन टर्म्स। ए पी दिया हुआ है, पीथ टर्म आपको दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स आपसे पूछा गया है। और ऑप्शंस देख लीजिए क्या है, एन अपॉन में 12 3n प्लस 1, एन अपॉन में 12 3n माइनस 1, एन अपॉन 6 3n प्लस 1, और n अपॉन में 6 3n माइनस 1। इन चारों ऑप्शनों को देखकर क्या चीज स्ट्राइक होती है कि ए और डी सब निकला है, सही है ना, ए और डी निकला है। मुझे एक बात बताओ, ये पीथ टर्म दिया हुआ है ना। अच्छा, अगर मैं तो पता है इस क्वेश्चन को ना और आसान बना देता हूं, अगर मैं पीथ की जगह ना अगर आपको ए एंथ दे देता ना, तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एन की जगह आप क्या करते थे, 1 डाल देते, A1 निकल आता। एन की जगह 2 डाल देते, क्या निकल आता, A2। लेकिन अभी ये ए पी में लिखा हुआ है ना, तो आपको ये स्ट्राइक नहीं हो रहा होगा। आप पी की जगह एक बार क्या चला दीजिए, 1, क्या निकल जाएगा, A1। एक बार पी की जगह क्या चला दीजिए, 2 A2, फिर A2 माइनस A1 कट जाएगा, डी निकल आएगा। एस एन के फॉर्मूले में लगा देना। समझ में आया क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि पी टर्म है तो आप इसको इसमें वैल्यूज नहीं डाल सकते पी की जगह, वैसे डाल के भी कर सकते, अलाउड है। और तो हमारे पास चैप्टर था कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो खुद से, कोई बोलेगा नहीं, खुद करो। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं सबसे पहले मेरे ख्याल से हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, कि जैसे कोई लाइन होती है इस तरीके से, तो उसकी अपनी खुद की एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन का फॉर्मेट कौन सा है, प्लस सी इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है, फॉलो करती है। ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है, ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन का मतलब है एक ऐसी एक ऐसा फॉर्मूला, जैसे जनरल टर्म का होता था ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बाई डी, वो सारे ए पी के लिए था। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये सारी लाइनों के लिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आप ए बी सी में वैल्यूज डालोगे और अलग अलग लाइन पाओगे। जैसे मान लीजिए
कि मान लीजिए मैं मतलब एक ऐसी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन है पक्का 100%। अगर हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो एक लाइन बनेगी, सही है। अच्छा, इसी तरीके से x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये भी क्या है, लाइन एक लाइन है। तो आप बोलोगे भैया इसमें तो माइनस आ रहा है, इधर तो प्लस चल रहा है। अरे आप जनरल टर्म अगर कंपेयर करना ही है तो देख लिया आप इसको कैसे लिख सकते हो, x प्लस -2 को एक साथ कर दीजिएगा और प्लस, और फिर यहाँ -3 भी कर दीजिएगा और 0, और यहाँ 1 लिख लीजिएगा। अब देखिए आप इसको कंपेयर करिए, a की जगह क्या चल रहा है 1, बी की जगह b की जगह क्या चल रहा है -2, c की जगह क्या चल रहा है -2। तो माइनस के फॉर्मेट में भी होता है, तो घबराइए नहीं, नीचे प्लस लगा के आप ब्रैकेट में कर दिया करो उस माइनस, और ए बी सी की वैल्यू आप देखते ही बता सकते, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि भाई वाकई में मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं। तो लाइंस जो हैं वो बेसिकली 3 तरीके की देखी जाती हैं। या तो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्ट, सही है। या तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल, और या तो लाइनें कैसी होंगी, कोइंसिडेंट या कोइंसाइडिंग, जो भी है। इंटरसेक्टिंग मतलब जब कभी भी हम पेयर ऑफ लाइन बनाते हैं, पेयर का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ा। मतलब जब तक हम एक लाइन बना रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब हमने जोड़े बनाने चालू करे, जोड़े मतलब 2 लाइनें एक साथ बनानी चालू करी, तो 3 तरीके की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिली। सबसे पहला है या तो लाइनें आपस में क्या करेंगी, कट करेंगी, ये पहली पॉसिबिलिटी है। या फिर लाइनें कैसी होंगी आपस में, पैरेलल, वो कट नहीं करेंगी, वो आपस में पैरेलल होंगी। और या तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसाइड करेगी पूरे तरीके से, जस्ट उसके ऊपर होगी। तो मतलब अगर ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा, लाइनें क्या करेंगी, कट करेंगी। लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। और या तो लाइनें क्या करेंगी, कोइंसाइड, एक के ऊपर एक और लाइन, सही है। अच्छा जी, फिर हमने ये चीज तो ग्राफिकली देखी अभी। फिर हमने बोला अरे फिर मतलब क्या, अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसाइडिंग है, तो क्या इसके लिए हमेशा ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कंडीशंस है कुछ, उन कंडीशनों के तहत आप बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं कि लाइन किस पैटर्न की होगी। जैसे, और वो कंडीशंस क्या है उनको देख लीजिए। कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं रहा b1 अपॉन b2, तो लाइनें कैसी होंगी। अब आप बताइए a1 a2 b1 b2 मैं बताऊं क्या होते हैं, बताओ, एक्सप्लेन कर दूं, बोलो भाई, ठीक है। क्या होता है a1, पहली वाली लाइन के x का कोफिशिएंट, x के साथ आगे। जैसे मान लो 2 लाइनें हैं तो लाइन L1 होगी और एक लाइन L2। जनरल फॉर्म में देखूं तो कुछ ऐसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बस इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो सुन लीजिए क्या है। गलती यहां पर ये करते हैं कि c1 को बच्चे उधर रख के समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। c1 आपका LHS में ही आएगा, सब कुछ LHS में आएगा, तब कंसीडर होता है वो c1। देखो वो फिर वही वाली बात हो रही है कि फिर आप उसमें एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा, फिर उधर दिक्कत बनेगी। आप इतना समझ लीजिए सब कुछ कहाँ आना है, लेफ्ट में, तब c1 डिक्लेयर होगा। इसी तरीके से दूसरी वाली लाइन का क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इसका मतलब भैया ये जो a1 a2 आप जो लिख रहे हो ये एक्सो की वैल्यू है जो आगे लिखी हुई है, बिल्कुल पहली वाली लाइन की a1 है, दूसरी वाली लाइन की a2। ऐसे दूसरी वाली लाइन का y का जो आगे का वैल्यू है, कोफिशिएंट कहते हैं उन्हें, उसे क्या कहते हैं, b1 और b2। b2 क्या है, दूसरी वाली लाइन के y का कोफिशिएंट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो ग्राफ बना लीजिए और या तो इस कंडीशन को देख लीजिए कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2। और इसी केस में आप सॉल्व करते हैं बस, बाकी इसमें सॉल्व नहीं करते, इसमें भी सॉल्व नहीं करते। अब इसकी कंडीशन बता दीजिए क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। ये आपके पैरेलल लाइन की कंडीशन।
नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास कि A1 अपॉन A2 इक्वल होगा और इक्वल होगा C1 अपॉन, ठीक है। कोइंसाइडिंग का मतलब ही है बिल्कुल हूबहू। तो बिल्कुल हूबहू कब होता है? तब एक के ऊपर जब एक right। बिल्कुल एक जैसा ही है मामला, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। पैरेलल में फिर भी गुंजाइश होती है। तो A1 अपॉन A2 तो इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, बट इक्वल नहीं होता C1 अपॉन C2। अब बच्चे एक कंडीशन को लेकर थोड़े से परेशान होते हैं कि भैया इसमें ये वाला समझ में आ गया, इक्वल जब होता है तो दो तरीके की बातें हो सकती हैं कि C1 इक्वल ना हो या C1 अपॉन C2 इक्वल हो। है तो कोइंसिडेंट, नहीं है तो पैरेलल। फिर बच्चे इस बात को और लेके आते हैं कि भैया मान लो A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, बट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। अब आप बताइए भैया ये लाइन किस में जाएगी? भैया ये लाइन भी इंटरसेक्टिंग में ही जाएगी। भैया अगर ना हो तो भी ये किसके अंदर जाएगी? इंटरसेक्टिंग के। भाई इन्हीं से ही डिक्लेयर हो जाता है, चाहे C1 अपॉन C2 इक्वल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर A1 अपॉन A2 ही इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो लाइन पक्का इंटरसेक्टिंग होगी, चाहे C1 अपॉन C2 इक्वल हो या ना हो। हाँ, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो गुंजाइश बनती है कि C1 अपॉन C2 अगर इक्वल है तो कोइंसिडेंट, और अगर नहीं है तो पैरेलल। याद है, समझ में आया? ठीक। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं वो और बता दीजिए। आंसर है एक ही सॉल्यूशन होता है, जिसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, वन सॉल्यूशन भी कह देते हैं। समझ में आया? सॉल्यूशन का मतलब यहां पर कॉमन सॉल्यूशन है। कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइनों पे लाई करे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब लाइनें आपस में कटती हैं और एक बार ही कटेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लाइन घूम कर वापस आ जाएगी, लाइन स्ट्रेट होती है, हाँ वो कर्व हो जाएगा ना फिर। तो यहाँ पे लाइनों की बात हो रही है उसका। क्लियर है यहाँ तक? समझना है? ठीक है। पैरेलल वाले केस में आप ही बता दीजिए, जब लाइनें कटी ही नहीं तो कॉमन सॉल्यूशन बताइए। आंसर है कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो आप नो सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर जीरो सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, आपकी चॉइस होती है। नेक्स्ट है, जब लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? कोइंसाइड, तो ऐसी लाइनों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन कह देते हैं, ठीक है, या फिर मैनी सॉल्यूशन भी कह देते हैं। अच्छा, अब एक चीज और उड़ती है, कंसिस्टेंट। लाइनें कंसिस्टेंट हैं या नहीं है? तो देखो, ये कंसिस्टेंट वाली जो बात है ना, ये दो लाइनों में हो जाती है। इंटरसेक्टिंग में कंसिस्टेंट बोल देते हैं और कोइंसाइडिंग में भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। पैरेलल में इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब जिसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। कोइंसाइडिंग लाइन में बहुत सॉल्यूशन है, अनगिनत है। इसीलिए आप ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन तो है लेकिन बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, लेकिन सॉल्यूशन तो है, तो उनको कंसिस्टेंट ही बोला जाएगा। और पैरेलल वाली को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए बस।